हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नाउ लेट अस प्रोसीड ऑन। हम लास्ट क्लास में टॉपिक ले रहे थे सेपरेट लीगल एंटिटी, और उसके ऊपर एक केस भी किया था हमने, सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड। और आपने देखा किस तरीके से सोलोमन चालाकी से अपने आप को सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर बना के सारा फ़ायदा उठा गया। इसके बाद जो नेक्स्ट केस आता है वो है अब्दुल हक वर्सेस दासमल। गौर करिएगा, इस केस में आई रिपीट द नेम, अब्दुल हक वर्सेस दासमल। इस केस में कॉन्सेंट्रेट करके सुनो, समझ आएगा कि हमारा एक एम्प्लॉई है, उसने केस करा। एक तरफ एम्प्लॉई खड़ा है, एक तरफ कंपनी के डायरेक्टर है। जज साहब ने बोला, भाई क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ लेकर आए हो? तो कहता है, सर मुझे सैलरी नहीं मिलती। तो भाई साहब की जो समस्या है वो किस चीज़ की है? सैलरी। जज साहब ने बोला, अच्छा कहाँ काम करते हो? बोले, सर इस कंपनी में काम करता हूँ। जज साहब बोले, फिर डायरेक्टर के अगेंस्ट क्यों केस कर रहे हो? बोले, सर यही तो है जो मेरी सैलरी नहीं देते। जज साहब बोले, भैया आप कंपनी के काम करते हो, तो आप किसके एम्प्लॉय हुए? कंपनी के। तो आपको किसके अगेंस्ट केस करना चाहिए था? कंपनी के। बोले, नहीं जज साहब, ये डायरेक्टर ही सब कुछ है, यही तो इस कंपनी को संभालते हैं। तो जज साहब ने फिर समझाया, ऐसा है, कंपनी और डायरेक्टर अलग अलग हैं। आपको तकलीफ किससे है? कंपनी से, क्योंकि आप काम कहाँ करते हो? कंपनी में। और कंपनी की क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। जज साहब ने क्या कहा? वो रहा दरवाजा, आप जाओ। बोले, जज साहब मतलब आप मेरी बात नहीं सुनोगे? जज साहब बोले, अरे नहीं ऐसा नहीं है भाई, कंपनी के अगेंस्ट केस कर, हम यही हैं, वापस आ जा, तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ, अंत में जाके क्या एम्प्लॉई को डायरेक्टर से कोई रिलीफ मिला? आंसर आया नहीं। उसको किसके अगेंस्ट केस करना चाहिए था? वो केस करना चाहिए था कंपनी के अगेंस्ट। इसका मतलब ये हुआ, कंपनी कंपनी है और डायरेक्टर डायरेक्टर। अगेन इस बात से प्रूव होता है कि कंपनी की सेपरेट लीगल बॉडी होती है। ऐसे यहाँ पे एक और केस आता है बेटा लोग, एंड केस का नाम है मकौरा। अजीब सा वर्ड है नहीं? क्या शब्द है? मकौरा। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान से स्पेलिंग को गौर करिए। किताब आपके सामने भी है, फिलहाल बोर्ड पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मैं नाम रिपीट करती हूँ, केस का नाम है मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस केस में जो कंपनी का एक शेयर होल्डर है, उसके पास ना कंपनी के सब्सटैंशियल शेयर्स हैं। अब कंपनी का टिम्बर का काम है। आई रिपीट, जो एक शेयर होल्डर है उसके पास कंपनी के सब्सटैंशियल शेयर्स हैं। मतलब वो हो गया जी आपका सब्सटैंशियल शेयर होल्डर, ज़्यादा शेयर होंगे थोड़े से उसके पास। और अब उसने कंपनी का जो टिम्बर है उसकी कराई भाई साहब ने इंश्योरेंस। और वो इंश्योरेंस कराई उन्होंने किसके नाम पे? गेस कर। हाँ, उसने इंश्योरेंस कराई अपने नाम पर, जबकि इंश्योरेंस किसके नाम पर होनी चाहिए थी? कंपनी के नाम पर, क्योंकि कंपनी की क्या होती है? सेपरेट लीगल बॉडी। लेकिन यही गलती हो गई, शेयर होल्डर ने किसके नाम से पॉलिसी ली? अपने नाम से। अब क्या हुआ? कल को टिम्बर का लॉस हुआ, लॉस बाय फायर। क्या इंश्योरेंस क्लेम लॉज हुआ? हाँ जी, इंश्योरेंस क्लेम लॉज भी हुआ। क्या इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ? ना जी, इंश्योरेंस क्लेम तो मिला ही नहीं।
इंश्योरेंस कंपनी ने क्या जवाब दिया? आई रिपीट द होल केस. केस का नाम है मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. टिम्बर किसका है? कंपनी का. शेयर होल्डर क्या है? सब्सटैंशियल शेयर होल्डर. भाई साहब ने क्या किया? कंपनी के टिम्बर को अपने नाम पे इंश्योर करा रहे हैं. स्मार्ट समझते थे अपने आप को. अब हुआ क्या? जब कल को टिम्बर राख हो गया, इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च किया गया, इंश्योरेंस क्लेम मिला नहीं. हमने बोला भी क्या बात है सर, आपने हमारा क्लेम कैंसिल कर दिया, कोई अच्छी बात है? तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोली? बोले देखिए, छोटी सी बात बताइए, ये जो पॉलिसी है जी किसके नाम पर है? हम बोले जी शेयर होल्डर के नाम पर है. बोले अच्छा, टिम्बर किसका है? वो बोले जी कंपनी का है. तो कंपनी को लॉस कैसे हो सकता है? और कंपनी को अगर लॉस हुआ है तो हमें क्या करना है? क्योंकि पॉलिसी किसके नाम पर है? शेयर होल्डर के नाम पर, जिसका टिम्बर लॉस हुआ नहीं है. कॉन्सेंट्रेट करके फिर से सुनना आप. जब इंश्योरेंस कंपनी से कारण पूछा गया तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि भैया जिसका टिम्बर लॉस हुआ है उसकी पॉलिसी नहीं है. अब टिम्बर लॉस किसका हुआ है? कंपनी का. लेकिन क्या कंपनी के पास पॉलिसी है? आंसर आया नो. फिर बात आती है पॉलिसी किसकी है? वो तो शेयर होल्डर की है. क्या उसका टिम्बर लॉस हुआ? आंसर आया नो. फिर किस बात का क्लेम भाई साहब? इंश्योरेंस कंपनी ने छोटी सी बात कही कि क्लेम तब मिलता है जब लॉस होता है, और लॉस जिसका होता है उसकी पॉलिसी होना आवश्यक है. किस बेसिस पे क्लेम दे जी आपका? इस तरीके से फिर प्रूव हुआ कंपनी कंपनी है और मेंबर मेंबर. भाई साहब तो बड़े मजे से सोच रहे थे कि भैया कंपनी की प्रॉपर्टी है तो क्या हुआ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो मेरा है. क्या उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट इस टिम्बर में निकला जो कंपनी की प्रॉपर्टी है? ये असली वर्ड है. फिर से सुन और यहाँ से एक लाइन सीख. और वो बड़ी खूबसूरत लाइन है जो टीचर एग्जाम में यूज करता है. इन्हीं शब्दों से क्वेश्चन बनाता है पूरे 5 मार्क्स का, और फिर एक लाइन लिख देता है कमेंट. और वो क्वेश्चन क्या होता है? वो बोलता है मेंबर हैज नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट in the property of the company. I repeat कि मेंबर का कंपनी की प्रॉपर्टी में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता. इस केस से फिर से प्रूव हुआ कि इसका नाम क्या था? मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. टिम्बर किसका था? कंपनी का. पॉलिसी किसके नाम पर है? मेंबर के. तो क्लेम कैसे मिल जाएगा? दैट वाज प्रूव्ड. इसका मतलब है कंपनी कंपनी है और मेंबर मेंबर है. इसका मतलब ये हुआ कंपनी और मेंबर अलग हैं. इसके हो गए 3 केसेस. पहला केस चल याद करते हैं, कौन सा था ऐसे? हाँ, दैट वाज सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड. दूसरा केस वही सैलरी वाला, अब्दुल हक वर्सेस दाशमल. और तीसरा केस मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. इसका मतलब है इन सब केसेस से एक बात जाहिर हुई कि कंपनी कंपनी है और मेंबर मेंबर है. अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए इंश्योरेबल इंटरेस्ट वाला, तो क्या आप सोलोमन का केस दोगे? सोचने वाली बात है. क्या आप अब्दुल हक का केस दोगे? बिल्कुल गलत. मैंने एक बार टेस्ट दिया था, बच्चा कहता है मैडम मैं तो कंफ्यूज हो गया, मेरे को समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं, आप पूछ क्या रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही. मैंने भी क्या किया, मैडम तीनों केसेस समझा दिए. मैंने कहा तेरे को मार्क्स पता है कितने मिलेंगे? 1 मिल जाए तो बड़ी बात है. बेटा जी, मार्क्स लाने के लिए आपको बड़ी लॉजिकली सोचना है. लॉ है, लॉ इज फुल ऑफ लॉजिक्स. हर शब्द के पीछे लॉ मेकर्स का कोई कारण है. आपको हमेशा ये सोचना चाहिए लॉ मेकर्स ने क्या सोच के लॉ बनाया. और फिर जब ये रियल केसेस आते हैं तो हर केस से एक पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर होता है. और एग्जामिनर बड़ा स्मार्ट है, ये मानकर चलिए.
जब वो आपसे इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करे, अब सोलोमन का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो? वो तो सिक्योरिटी वेंचर होल्डर था। अब अब्दुल हक का केस क्यों दे रहे हो? वो तो सैलरी की बातों पे परेशान था। इसका मतलब है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का हमारे पास सिर्फ ये वाला केस है, जिसका नाम क्या था, फिर से सोचो, मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। चल, अब ये बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी और मेंबर को, वैसे हम क्या मानते हैं, हम कंपनी को कंपनी मानते हैं और मेंबर को मेंबर। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हम कंपनी और मेंबर उन दोनों को एक ही मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? मेंबर को। जबकि अगर प्रॉब्लम आती है तो हमें केस किस पे करना पड़ता है? कंपनी पे। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है, हम पीछे छुपे हुए डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। ऐसा कब करते हैं? इसके लिए फिर हम दो एरियाज में जाते हैं। एक जहाँ पे कुछ सेक्शंस हैं जहाँ पे हमें ऐसा नजर आता है, और एक कुछ लाइव केसेस हुए हैं रियल लाइफ के, जिनके जरिए फिर आप समझोगे कि किस तरीके से हमने कंपनी और मेंबर को एक ही माना, और जो भी कंपनी कर रही है ना गलत, उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया? मेंबर को। और हमने क्या बोला? वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा जी मैं तो मेंबर हूँ, कंपनी कंपनी है। अगर गौर किया जाए इस डायलॉग से, वो कौन से कॉन्सेप्ट का फायदा उठाने लग गया? वो उठाने लग गया सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट का। तो हमने भी क्या बोला? ऐसा है भाई साहब, ज्यादा हो गया। अब कंपनी के आड़ में छुप कर अगर आप सोचो आप गलत काम करते रहोगे और हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, तो ऐसा होने नहीं वाला है। तो हमारी नजर में एक काम करते हैं, ये जो कंपनी की आड़ में छुप कर, फिर से देख, ये जो कंपनी की आड़ में छुप कर आप गलत काम कर रहे हो और सोचते हो कि कंपनी फंसेगी, तो ऐसा नहीं है। हम भी क्या करते हैं, कंपनी की जो फ्रंट है, फ्रंट पे किसका नाम यूज कर रहे हो तुम? कंपनी का। इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं। जब इस कंपनी के नाम को साइड पे कर देंगे तो सामने हमें कौन नजर आ रहा है? वो तो तू ही नजर आ रहा है। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी किसकी? तेरी। और तुझे अच्छे से पता था तू किसके नाम का फायदा उठाएगा? कंपनी के नाम का। ये हमें भी पता है कि तू हर वक्त कंपनी कंपनी नहीं कर सकता भैया। अगर तेरे को कंपनी कंपनी करना है ना, और तू सोचे कितना भी नुकसान करता रहेगा दुनिया का, ऐसा चलता नहीं है। इसलिए कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम ये जो तू कंपनी के नाम बोलता रहता ना, इसको हम जरा साइड पे कर देते हैं, और उसके पीछे छुपे हुए जो तुम हो ना लोग, इनको जरा सामने ले आते हैं और इनको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। यहाँ से एक वर्ड आता है, कॉन्सेंट्रेट करना आप, और वो वर्ड आता है लिफ्टिंग द वेल। सुन कैसे पढ़ते हैं इसको? वेल। बाकी इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है वेल, ई की साउंड आती है, लेकिन हम इसको सुविधा के लिए क्या बोलेंगे? वेल। व्हील बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इसलिए ये हो गया लिफ्टिंग द वेल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। अब तो पूछेगा मैडम ये वेल क्या होता है? वेल होता है घूंघट, वेल होता है पर्दा। और कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या होती है? कंपनी की अपनी पर्सनालिटी, कंपनी की सेपरेट लीगल बॉडी। अब फिर से देख शब्दों को। लिफ्टिंग क्या होता है? हटाना। लिफ्ट कर दिया मतलब हटा दिया, उठा दिया। हिंदी तेरी, तुझे जो बोलना है। बात तो समझने से है ना, समझने की कोशिश कर कि हमने इस वेल को क्या करा है? लिफ्ट करा है। और ये वेल क्या होता है जी? पर्दा होता है जी। आई रिपीट माई सेल्फ, वेल क्या होता है? पर्दा। अब ये पर्दा किस चीज का है? ये है जी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का। ये कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या होता है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होता है सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ कंपनी। फिर से देख, लिफ्टिंग द वेल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। हमने पीछे से हिंदी कर, बहुत अच्छी आती है।
हमने कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के वेल को लिफ्ट कर दिया। इसका मतलब है जो सामने कंपनी का नाम है इसको हटा दिया और पीछे छुपे हुए लोगों को सामने ले आए और उनको बोला जी हमने ये जो वेल है ना जी आपका, किसका वेल है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का, इसको हमने क्या किया जी? लिफ्ट कर दिया है। और इस वजह से अब कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया? जो नजर आ रहा है। अब नजर कौन आ रहा है तुझे? यही डायरेक्टर्स। और कौन? डायरेक्टर्स क्यों? वही तो संभालते हैं। फाइनल के लॉ में पड़ेगा कि वो सारे काम जो कंपनी कर सकती है वो सारे काम करने की पावर किसके पास होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसलिए जो जो कंपनी कर सकती थी वो कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसलिए जब हम इस कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के वेल को लिफ्ट करते हैं तो सामने रिस्पॉन्सिबल नजर आते हैं डायरेक्टर्स। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम उनके ऊपर केस करते हैं, फिर हम उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। फिर पीनल प्रोविजंस आते हैं। आई रिपीट, पीनल प्रोविजंस। अब तू पूछेगा ये पीनल प्रोविजन क्या होता है मैडम? पीनल प्रोविजन होता है पेनल्टी के प्रोविजन, जिसमें जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर। फिर से सुन कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के वेल को क्या कर देते हैं? लिफ्ट, और पीछे छुपे हुए लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। किताब पढ़ेगा एक शब्द परेशान करेगा, ध्यान से सुनियो। फैकेट, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेगा, कंसंट्रेट करोगे। फैकेट, फैकेट का मतलब होता है फ्रंट। दो मीनिंग होते हैं इसके अगर तू ध्यान से देखे। एक होता है फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग। आई रिपीट, एक क्या होता है? फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग। और दूसरा होता है उसका डिसेप्टिव। डिसेप्टिव क्या होता है? जिससे धोखा हो, जिससे धोखा हो वो तेरा हो गया डिसेप्टिव। ध्यान से देखा जाए, फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग क्या होता है? बिल्डिंग का सामने वाला हिस्सा जी। एक बार हम अपने दोस्त के यहाँ गए, सुना था बड़ा बड़ा करोड़पति है। आज से 20 साल पुरानी बात होगी। तो मैंने कहा भी इसके घर से बाहर को देखें तो नहीं लगता कि ये भैया करोड़पति है। घर के अंदर गए तो पता चला हाँ जी करोड़पति कह रही है तो अरबपति भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ जो उसके घर का फैकेट था उससे हमें जरा भी अंदाजा नहीं लग रहा था कि अंदर कैसा होगा। इसलिए जो फैकेट होता है वो हमेशा धोखा देता है। आई रिपीट, जो फैकेट होता है वो हमेशा धोखा देता है। और यहाँ पे हम कौन से फैकेट की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीगल फैकेट। फिर से देख शब्द, कौन से शब्द की बात कर रहे हैं? लीगल फैकेट। लीगल फैकेट का मतलब है जो लॉ ने तेरे को एक सामने दिखाने के लिए कंपनी का नाम दे दिया, और इस लीगल फैकेट के पीछे छुपकर तो जो मन में आ रहा है करता जा रहा है। लेकिन लॉ मेकर्स ने बड़े सारे सेक्शंस बना रखे हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि इस लीगल फैकेट को लिफ्ट कर दिया गया और उसके पीछे छुपे हुए लोगों को हमने सामने लाया और फिर उनके ऊपर केस करके उनको जिम्मेदार ठहराया।